क्वेश्चन नंबर है 83 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है पढ़कर समझते हैं। इन फिगर 7.51 में द एमीटर रीड्स 5 एम्पियर। एमीटर लगा हुआ है जो रीड्स कर रहा है कितना 5 एम्पियर एंड वोल्ट मीटर रीड्स, और वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है जो रीड कर रहा है 50 वोल्ट। द एक्चुअल रेजिस्टेंस आर इज, तो आपको बताना है रेजिस्टेंस आर का मान, मतलब कैपिटल आर जो है इसका वैल्यू आपको ओम में फाइंड करना है। तो हम लोग फिगर पे शिफ्ट करते हैं। तो ये आपका देखिए यही है फिगर, ठीक है फ्रेंड्स, ये है आपका फिगर 7.51। तो इसमें एक एमीटर यहाँ पर लगा हुआ है, एक वोल्ट मीटर है, ठीक है, और एक कैपिटल रेजिस्टेंस आर है, इसी का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो गिवन क्या क्या था हम देख लेते हैं डाटा से सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में आपको गिवन था एमीटर रीडिंग गिवन था जो कितना था 5 एम्पियर, ठीक है, और वोल्ट मीटर रीडिंग गिवन था वो कितना था 50 वोल्ट, 5 एम्पियर और 50 वोल्ट, ठीक है, ये लिख लिए। और आपको फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था आर का वैल्यू ओम, इतना ही है। और फिगर आपको सामने दिख रहा है, तो देखिए तो क्या करते हैं इसमें हम एक करंट फ्लो करवाते हैं। ये तो यहाँ पर कितना करंट है 5 एम्पियर, ठीक है, और तो यहाँ पर एक नोड मिल रहा है, मतलब एक पैरेलल सर्किट मिल रहा है यहाँ से 5 एम्पियर को। तो 5 एम्पियर का करंट यहाँ पर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो मान लो इसमें चला जाएगा I1 और इसमें चला जाएगा I2 करंट, वोल्ट मीटर में I2 और कैपिटल रेजिस्टेंस R में I1 करंट चला जाएगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर नोड मान के, नोड ए मान लेते हैं यहाँ, ठीक है। तो एट नोड ए, नोड ए पर अगर आप देखोगे तो KCL लग रहा है, KCL अप्लाई हो रहा है। तो KCL अप्लाई हो रहा है तो क्या बन रहा है कि 5 एम्पियर जो करंट है वो डिवाइड हो रहा है किस में I1 प्लस I2 में हो रहा है। तो यहाँ से हम एक चीज़ कर सकते हैं, हमको क्या निकालना है वैल्यू R का निकालना है ना। R को निकालना है तो उसमें करंट कितना जा रहा है I1, अगर I1 पता हो जाए तो हमारा पता चल जाएगा R का मान। तो I1 बराबर क्या कर सकते हैं, इस I2 को 5 एम्पियर के इस तरफ भेज देते हैं, माइनस I2 हो जाएगा। ये मेरा एक I1 के लिए निकला इक्वेशन। तो अब देखो I1 तो कुछ करंट जाएगा, फिर I2 वोल्ट मीटर में भी जा रहा है और वोल्ट मीटर रीडिंग कितना है 50 वोल्ट। तो एक बात आपको पता होगा कि जब वोल्ट मीटर कुछ रीडिंग दे रहा है वोल्टेज में, इसका मतलब इसमें I2 का कुछ वैल्यू तो होगा, I2 का क्या कुछ होगा वैल्यू होगा तब ना वहाँ वोल्ट प्रेजेंट है। तो I2 का मान हमको पता नहीं है, तो I2 का कुछ ना कुछ वैल्यू रहा होगा, इसलिए वो वोल्ट मीटर रीडिंग दे पा रहा है। तो एज्यूम अगर आप करोगे, एज्यूमिंग I2 क्या होगा, कितना भी वैल्यू होगा तो इसका वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा, क्योंकि तब वोल्टेज देगा तो I2 0 तो होगा नहीं आइडियल कंडीशन में, कुछ ना कुछ उसका प्रैक्टिकल कंडीशन में अगर देखा जाए तो वैल्यू होगा जो 0 से बड़ा ही होगा। तो 0 से जब बड़ा होगा तो इस इक्वेशन में अगर हम पुट करें वो I2 का वैल्यू अगर कुछ भी मान के, कुछ भी I2 का वैल्यू हम कुछ भी ले लेते हैं 0 से बड़ा 1, 2, 3, 4 कुछ भी ले से, और I1 में पुट करें इक्वेशन 1 में, तो आपको क्या निकलेगा। तो देखो तो I1 बराबर
5 एम्पियर माइनस I1 का मान अगर 1 रखते हैं तो क्या निकलता है, 4 एम्पियर निकलता है। फिर I2 बराबर 5 एम्पियर माइनस 2 इक्वल टू कितना निकलता है, 3 एम्पियर। यहाँ पर I1 होगा, तो यहाँ पर I1 इक्वल टू 5 एम्पियर माइनस 3 इक्वल टू 2 एम्पियर। फिर I1 बराबर 5 एम्पियर माइनस 4 इक्वल टू कितना होगा, 1 एम्पियर। तो एक तरह से आप देख रहे हो कि जब हम I2 का मान प्लेस कर रहे हैं इक्वेशन 1 में, तो हमारा I1 का मान क्या हो रहा है, छोटा होते जा रहा है, होता जा रहा है। तो आप एक कंडीशन यहाँ से सीख सकते हो कि I1 का मान जो है लेस देन हो रहा है किससे, 5 से हो रहा है। देखो 4 3 2 1, मतलब एक तरह से 5 एम्पियर से क्या हो रहा है, 5 एम्पियर से छोटा ही मिल रहा है, I1 का भी मान मिल रहा है। ठीक, ये दूसरा कंडीशन आपको समझ में आया कि I1 का मान 5 एम्पियर से कुछ ना कुछ छोटा हो रहा है और I2 का मान कुछ ना कुछ जरूर होगा। ठीक है, तो इससे हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है, इससे दो निष्कर्ष निकला कि हमारा I1 का जो मान है वो 5 एम्पियर से क्या होता है, लेस देन होगा। तो बाय ओम्स लॉ अगर देखें, बाय ओम्स लॉ, तो क्या होता है, I इक्वल टू V बाई R होता है। ठीक है, और हम रेजिस्टेंस यहाँ पर पुट कर दे ओम्स लॉ के द्वारा I1 का मान, तो क्या हो जाएगा V बाई R और लेस देन 5 एम्पियर होगा। तो V कितना दिया हुआ, अब देखो इस फिगर में आते हैं, मैं ये सब आप रफ करता हूँ। इस फिगर में आते हैं तो जो वोल्टेज यहाँ पर 50 वोल्ट है, तो ये R और ये V कितना है, पैरेलल में है। तो यही वोल्टेज 50 वोल्टेज क्या होगा, ये R के क्रॉस में भी होगा, पैरेलल सर्किट है। तो हमारा यहाँ से तो V क्या हो जाएगा, R के क्रॉस में 50 वोल्ट और बाय R का तो वैल्यू हमको चाहिए इक्वल टू 50 एम्पियर। ठीक है, तो आप देखोगे कि हम 50 इधर रखते हैं और ये 5 को इधर लाते हैं इक्वल टू R, तो 5 से इसको काट देगा तो 10 इक्वल टू R। तो आप क्या देख रहे हो, इस कंडीशन में आप सीखने का आपको क्या मिला कि R जो है, R का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा, ग्रेटर देन होगा 10 ओम से, मतलब R का जो वैल्यू है ग्रेटर देन आएगा 10 ओम, यही ना कहना चाहता है। तो आपका ऑप्शन में भी चलोगे तो देखो यहाँ पर आते हैं, तो देखो ग्रेटर देन 10 ओम, लेस देन ये 10 ओम, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट 2। ये R का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, कैपिटल R का, वो उसका वैल्यू क्या आएगा, ग्रेटर देन 10 ओम आएगा। कंडीशन आपको मैंने यहाँ पर फुलफिल कर दिया है। ठीक है, समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन फिगर 7.52, फिगर जैसा कि आप 7.52 देख रहे हो, यहाँ पर फिगर देख रहे हो अपने डिस्प्ले पर। द एमीटर रीड्स, यहाँ भी एमीटर्स क्या कर रहा है, रीड कर रहा है 5 एम्पियर एंड वोल्ट मीटर रीड्स कर रहा है 50 वोल्ट। द एक्चुअल रीडिंग आर इज, मतलब सेम क्वेश्चन 83 के जैसा ही है। यहाँ भी एमीटर आपका रीडिंग कर रहा है 5 एम्पियर, वोल्ट मीटर रीड्स कर रहा है 50 वोल्ट, और आपको एक्चुअल रेजिस्टेंस जो कैपिटल आर है इसका मान आपको वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन पे। तो देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, कि गिवन जो है डाटा वो तो लिखना ही चाहिए। तो आपका जो है एमीटर वो रीड्स कर रहा है कितना, 5 एम्पियर, और जो आपका वोल्ट मीटर है वो रीड्स कर रहा है 50 वोल्ट।
और आपको फाइंड करना है आर का मान इन ओम। यही है फिगर के जैसा कि आप डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको रब करता हूँ इसको आपको सटीक समझाने के लिए। तो देखो हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं ये यहाँ से यहाँ पूरा रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर मान लेते हैं। इसके क्रॉस में वोल्टेज हो जाएगा, यहाँ पर कितना है 50 वोल्ट, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा इसके क्रॉस में 50 वोल्ट हो जाएगा। और यहाँ से करंट जो बह रहा है एमीटर में वो कितना बह रहा है, 5 एम्पियर करंट बह रहा है। तो हम यहाँ से अगर देखें बाय ओम्स लॉ, तो इस आर के अकॉर्डिंग ओम्स लॉ लगाएंगे तो आर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी होगा। यहाँ पर पूरा इस मतलब आर और एमीटर में कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, उसी का लिख लिए पूरा एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर लिख लिए, ठीक है। तो आर हमको पता नहीं है, आई हमको पता है कि 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है और वोल्टेज अक्रॉस कितना है 50 वोल्ट। तो आर इक्वल टू 50/5 भेज दिए, तो आर इक्वल टू फिर काट दिया तो कितना हुआ 10। यही हुआ हमारे पास आ गया आर का मान कितना 10। ये हो गया 10 ओम में रखना, ओम भी लिख देता हूँ मैं, ओम भी लिख देता हूँ तो आप लोग, ये आ गया आपका 10 ओम, ठीक है। तो अभी तो ये हम इक्विवेलेंट लिए हैं कैपिटल आर और ओम का एमीटर का रेजिस्टेंस। अब हम क्या कर सकते हैं, इससे हम आर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखिए आइए, अब हम लोग लिख सकते हैं कि आर जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था किसका एमीटर का रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर डैश प्लस कैपिटल आर, ठीक है। तो आर हम निकाले हैं 10 और आर डैश जो एमीटर रेजिस्टेंस है, ठीक ना, एमीटर रेजिस्टेंस पता नहीं है, अब प्लस आर हो जाएगा। हमको चाहिए कैपिटल आर का मान, तो आर रखेंगे और 10 माइनस आर डैश, एमीटर के रेजिस्टेंस को 10 के तरफ शिफ्ट कर देंगे तो 10 माइनस आर डैश हो जाएगा। तो इससे एक चीज़ हमको पता चल रहा है कि जो ये रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, उसका वैल्यू क्या हो रहा है 10 माइनस आर डैश। तो आर डैश का कुछ ना कुछ मान होगा एमीटर में, एमीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है तो कुछ ना कुछ उसका रेजिस्टेंस होगा। तो वो 10 में अगर रेजिस्टेंस हम उसी तरह देखो यहाँ पर अगर हम एज्यूम करें, एज्यूमिंग आर डैश का 1 मतलब 0 से तो बड़ा ही होगा, आर डैश का जो मान होगा वो क्या होगा 0 से बड़ा ही जब होगा तो 1 मान सकते, 2 मान सकते, 3 मान सकते हैं। तो देखोगे जब इसमें रखोगे तो आर माइनस आर डैश का मान एक मान 1 रखे तो कितना आया 9, फिर आर का 10 माइनस 2 रखे तो कितना आया 8। कहने का मतलब एक चीज़ समझ रहे हैं कि आर का जो है मान वो आर डैश के कारण एमीटर रेजिस्टेंस के माइनस करने से 10 से क्या हो रहा है लेस ही हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि आर डैश का मान जो है क्या है लेस देन है 10, क्या है 10 ओम से क्या आएगा लेस ही आएगा, आ रहा है ना लेस। तो यहाँ से ऑप्शन में अगर देखोगे तो 10 ओम से क्या आएगा लेस आएगा आर का मान। तो आपका ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। इसमें यही कंसेप्ट था, ठीक है। चलिए समझ में आया होगा क्वेश्चन आप लोग को, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए न्यूट्रॉन ए प्रोटॉन एन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल इंटर ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड with equal velocity. The magnetic field is perpendicular and directed into the paper. The track of the particle are labeled in figure इतना
द इलेक्ट्रॉन फॉलो द ट्रैक। आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है और एक अल्फा पार्टिकल, चार चीज इंटर कर रहा है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और वेलोसिटी सबका क्या, चारों का समान है, एक तरह का है, और मैग्नेटिक फील्ड जो पेपर पे लग रहा है परपेंडिकुलरली लग रहा है इनटू द पेपर, समझ सकते हैं, जिसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, जो दिया हुआ भी है, ठीक है, इनटू द पेपर। द ट्रैक ऑफ द पार्टिकल आर लेवल, और जो ट्रैक है, जो रास्ता है सारे पार्टिकल्स का आपको दर्शाया गया है। द इन फिगर इतना में द इलेक्ट्रॉन फॉलो द ट्रैक, तो आपको बताना इसमें से कौन सा जो है इलेक्ट्रॉन का पाथ है जो फॉलो कर रहा है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझ लेते हैं पहले। कंसेप्ट छोटा सा है कि सॉल्यूशन में देख लेते हैं कि जब भी when a charge when a charge particle enter an magnetic field, then it moves in circular path। क्या लिखा मैंने कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल इंटर करता है एक सर्कुलर फील्ड पे, तो ये मूव करने लगता है कैसे, सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ठीक है। तो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो हम ये जानते हैं कि जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल इंटर करता है एक मैग्नेटिक फील्ड में, उसमें फोर्स कितना लगता है, बराबर क्यू बी क्रॉस बी, यही लगता है, जिसमें अगर क्रॉस हटाया जाए तो भी साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। यही फोर्स का फॉर्मूला होता है जब कोई भी चार्ज पार्टिकल इंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें, अभी तो आपको इलेक्ट्रॉन पूछा है, लेकिन एक कंडीशन पहले लेते हैं न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन में लेते हैं तो क्यू यहाँ पर क्या है, चार्ज पार्टिकल है ना फॉर्मूला में। तो न्यूट्रॉन अगर लेते हैं तो न्यूट्रॉन में क्या देखते हैं कि हैविंग नो चार्ज, इस पे क्या होता है, कोई चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो जब कोई चार्ज नहीं होगा तो इसमें अगर फोर्स का फॉर्मूला लगाए तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, Q इक्वल टू 0 है न्यूट्रॉन के लिए, है ना। तो यहाँ पर ऐप का क्या हो जाएगा, इसमें अगर Q का मान क्या करे, 0 पुट करे तो भी साइन थीटा, तो एफ का मान कितना निकला, 0 न्यूटन। इसका मतलब क्या है कि न्यूट्रॉन जो है डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा, इंटर करेगा, तो वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, स्टेट क्रॉस कर जाएगा। मतलब आपका ये जो सी है ये किसके लिए ट्रैक है, ये आपका न्यूट्रॉन का ट्रैक है। एक तो समझ गया, मतलब सी हमारा नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉन का ट्रैक, तो एक छट गया। अब बचा ए बी और डी, यही बचा, इसको समझते हैं। आप देखते हैं, बात करते हैं प्रोटॉन का, और साथ में बात करते हैं अल्फा पार्टिकल्स का, ठीक है। दोनों को एक साथ बात करेंगे तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो जब हम प्रोटॉन का बात करते हैं और अल्फा पार्टिकल का एक साथ लेके चल रहे हैं, तो प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और अल्फा पार्टिकल पे भी चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। दोनों पे कैसा चार्ज पाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। तो जब पॉजिटिव चार्ज पाया जा रहा है और ये कुछ ना कुछ चार्ज तो पाया जाता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसमें जब फोर्स का फॉर्मूला लगेगा तो कुछ ना फोर्स लगेगा। तो देखो, जब पॉजिटिव चार्ज है तो यहीं से समझो, दोनों में पॉजिटिव है तो दोनों क्या आएगा, इस फिगर के अकॉर्डिंग जाएंगे
अगर इस फिगर पे जाए हम, तो जिधर प्रोटॉन मूव कर रहा होगा उधर क्या होगा, अल्फा पार्टिकल भी मूव कर रहा होगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो हमारा बी और ए भी खत्म हो गया, ये इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं होता हो सकता। ये किसके लिए है, ये इस दोनों में या ना तो ये प्रोटॉन है या ना तो ये अल्फा पार्टिकल का पाथ है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में जाएगा। अब कौन इसमें अल्फा है, कौन अल्फा है, कौन प्रोटॉन है, ये तो बाद में की बात है, लेकिन दोनों पॉजिटिव तो दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये जो आपका ए और बी है, ये तो आपको इलेक्ट्रॉन का ट्रैक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, बचा कौन हमारा, ओनली डी। तो इससे हमको मालूम हो गया कि डी जो है यही आपको किसका पाथ है, इलेक्ट्रॉन वाला पाथ है। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, यही है। क्योंकि यहाँ से अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर यहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी लग रहा होगा, तो इस पर फोर्स लग रहा होगा एफ। इसी तरह क्योंकि सर्कुलर मैंने लिखा दिया है, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब इंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो वो मूव करता है कि सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ यहाँ बनेगा, फोर्स इसी तरह आगे जाएगा, वेलोसिटी और फोर्स लगते जाएगा। तो आपका डी वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन वाला होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, आंसर डी। समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 86, ठीक है। तो 86 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या बोलता है 86 क्वेश्चन में कि क्वेश्चन नंबर जो 85 है उसी का जो फिगर लेना है, फिगर मैंने लिया है 7.53, मतलब क्वेश्चन 85 का यही है फिगर, वही 86 में भी आपको काम आ जाएगा। तो उसमें बताना अल्फा पार्टिकल फॉलो द ट्रैक, तो अल्फा पार्टिकल कौन सा ट्रैक फॉलो कर रहा है, ये बात है। तो देखो जब हम 85 अभी तुरंत बना कर आए हैं जस्ट प्रीवियस वीडियो, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में, तो उसमें देखे कि ये डी जो है ये तो आपका इलेक्ट्रॉन वाला पाथ है, और सी जो है ये आपका न्यूट्रॉन वाला पाथ बता रहा था। अब हमको बात है इस दोनों में, ये दोनों में प्रोटॉन कोई है एक और कोई आपका अल्फा पार्टिकल है, इसी दोनों में से कोई, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों पे सेम पॉजिटिव चार्ज होता है तो सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन अब कौन सा प्रोटॉन है और कौन सा अल्फा पार्टिकल का है ट्रैक, ये हमको पता नहीं चल रहा है, यही ना। लेकिन है तो इसी में से ए और बी में से कोई, ठीक है। तो पता कर लेंगे कौन सा है। देखिए पता करने के लिए क्या है, सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन क्या है, जो अल्फा पार्टिकल्स होता है उस पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, सेम एज प्रोटॉन की तरह, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल्स में केस में हम देखते हैं कि इसका जो मास होता है, ठीक है, वो 4 टाइम्स होता है किसके, मास ऑफ प्रोटॉन के। और अल्फा पार्टिकल्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ मैं लिख देता हूँ मास ऑफ किसका जानना चाह रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स का। तो वो कितना होता है, 4 टाइम्स ज़्यादा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है। और इस पे अगर हम चार्ज की बात करें, ठीक है, ये तो मास की बात किए, अगर अल्फा पार्टिकल का हम यहाँ लिख देता हूँ मास, यहाँ लिख देता हूँ क्यू, चार्ज की बात करें तो वो होता है 2 टाइम्स कितना, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ये आपका चार्ज हो गया, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं, अगर 12th में सही से हम लोग अगर फिजिक्स पढ़ेंगे तो उससे हम लोग को पता चल जाता है इससे, ठीक। केमिस्ट्री में कि अल्फा पार्टिकल जो है उसका मास जो होता है 4 गुना ज़्यादा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, और चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल का वो 2 टाइम्स ज़्यादा होता है, 2 गुना अल्फा प्रोटॉन के चार्ज से। ये निकल गया। तो यहाँ पर जब हम पॉजिटिव चार्ज के लिए हम फोर्स जानते हैं क्या, जब कोई भी पॉजिटिव चार्ज इंटर करता है तो क्यू भी इंटू बी साइन थीटा जानते हैं। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू भी बी साइन थीटा, क्रॉस हटाएंगे तो साइन थीटा। अब एक बात देखो,
कि सारे क्या हैं, V और B के बीच में क्या होगा, जब भी कोई मूव करेगा, जब कोई भी इस मैग्नेटिक फील्ड पेपर इनटू द पेपर है तो फोर्स लगेगा इस तरफ, ये भी लगेगा, और उसके फोर्स किस तरफ लगेगा, ये F, तो यहाँ पर कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। देखो मान लो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, तो यहाँ से ये डायरेक्शन जा रहा है, तो ये क्या जा रहा है, ये आपका भी लग रहा है, बी पे यहाँ पर भी लग रहा है, तो फोर्स किधर लगाएगा, इस तरफ, तो दो भी और बी के बीच में कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री। तो एफ बराबर क्या निकलेगा, क्यू भी साइन 90। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू भी साइन 90 का मान कितना होता है, 1। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू भी हमारा लगेगा किसके केस में, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के केस में क्या लगेगा आपको, फोर्स का फॉर्मूला ये निकलेगा, ठीक है। जब फोर्स का फॉर्मूला ये निकलेगा तो आप कह सकते हो कि हम जानते हैं एक तरह से और एक फॉर्मूला कि एफ बराबर, अगर मास एफ बराबर आपको जब मास पता हो, वेलोसिटी पता हो, तो उसके अकॉर्डिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या बनता है, mv²/r, ये बनता है। जब हमें मास पता हो किसी भी चार्ज पार्टिकल का, उसका वेलोसिटी पता हो और r उसका रेडियस पता हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू भी इक्वल टू mv²/r कर सकते हैं। यहाँ से भी से एक भी खत्म, तो क्यू भी इक्वल टू mv/r बचेगा। यहाँ से r निकाल लेते हैं तो mv/q निकलेगा इतना। और b और जो v है इस टर्म में क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि b सभी के लिए समान है और मैग्नेटिक फील्ड भी सभी के लिए समान रहेगा, तो ये टर्म क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो r किसके प्रोपोर्शनल हो गया, m और q के। यहाँ से निकल गया रेडियस, मतलब किसके बराबर हो गया, m और q के हो गया। एक इक्वेशन ये निकला, लेकिन हम किसकी बात करना चाहते हैं यहाँ पर, हम चाहते हैं यहाँ पर बात करने के लिए कि मास, हम रेडियस निकालना चाहते हैं किसका, रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल्स निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू लिखेंगे तो m अल्फा पार्टिकल, मतलब मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो रेडियस जो है अल्फा पार्टिकल का क्या आ जाएगा, 4 मास ऑफ प्रोटॉन बाय 2 क्यू बाय, मतलब प्रोटॉन का चार्ज के 2 गुना टाइम होता है, यही ना होगा। तो यहाँ से क्या होगा, 2 से 2 का 4 कट जाएगा, तो बचेगा 2 मास ऑफ प्रोटॉन बाय क्यू पी बचेगा। तो आर अल्फा जो हो जाएगा तो 2 और ये जो है जो m मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन बराबर आपका यहाँ पर निकला था, ये अगर मास ऑफ प्रोटॉन मानते हैं और चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पर आर पी आ जाएगा, मतलब यहाँ पर रेडियस ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा, रेडियस ऑफ प्रोटॉन यही होता है। तो आप देख रहे हो कि जो अल्फा पार्टिकल का रेडियस है ये किसका है, रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, वो 2 टाइम्स ज़्यादा है किससे, रेडियस ऑफ किसके, प्रोटॉन से। दिख रहा है कि अल्फा पार्टिकल का जो रेडियस है वो प्रोटॉन के रेडियस से कितना बड़ा है, 2 टाइम्स ज़्यादा है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जब आप चलोगे, इस क्वेश्चन में यहाँ पर जब हम बात करेंगे
तो ये रेडियस शो कर रहा है ट्रैक, इसका मतलब ये रेडियस छोटा है और ये रेडियस क्या है, बड़ा है। इसका मतलब ये किसका पाथ है, अल्फा पार्टिकल का, और ये किसका है, प्रोटॉन पार्टिकल का। तो इससे आपका आंसर क्या निकला कि बी आपका किसका पाथ है, ये आपका है अल्फा पार्टिकल का पाथ है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बी। ठीक है, समझा दिया होगा मैंने, आपको समझ में आया होगा। इसके लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें।